सोचिए, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही लोगों के जहन में क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर की तस्वीर एक साथ उभर आती है। एक ऐसा शख्स जो कभी इलाहाबाद की गलियों का आम लड़का था, धीरे धीरे उसने अपनी पहचान एक ऐसे दबंग के रूप में बना ली थी जिसके नाम से लोग डरते भी थे और जिसके पास सियासी ताकत भी थी। उसके खिलाफ मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन और अन्य गंभीर आरोप के मामले भी दर्ज हुए। लेकिन इस कहानी का सबसे हैरान कर देने वाला पहलू ये था कि जेल, पुलिस एक्शन और कानूनी मुश्किलों के बावजूद भी उसका नाम सालों तक सुर्खियों में बना रहा। और फिर एक दिन उसकी जिंदगी का अंत भी उतना ही ड्रामेटिक हुआ जितना उसकी पूरी कहानी थी। आखिर कौन था आतिक अहमद? कैसे एक आम परिवार का लड़का उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित माफिया पॉलिटिशियन में बदल गया? और कैसे उसने एक ऐसा नेटवर्क खड़ा किया जिसका प्रभाव सालों तक महसूस किया गया? आज हम जानेंगे आतिक अहमद एम्पायर की पूरी कहानी। मैं हूं सोनिया चौहान और आप देख रहे हैं बैठक की क्राइम सीरीज। ये कहानी शुरू होती है इलाहाबाद से, जिसे आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। 1960 और 70 के दशक में इलाहाबाद आज के प्रयागराज से काफी अलग था। राजनीति, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, लोकल गैंग और बदलते सामाजिक समीकरणों के बीच ये शहर अपनी एक अलग पहचान रखता था। इसी शहर में 10 अगस्त 1962 को आतिक अहमद का जन्म हुआ। उसका परिवार ज्यादा अमीर नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके पिता तांगा चलाकर परिवार का गुजारा करते थे। बचपन में आतिक की जिंदगी भी आम बच्चों की तरह शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे उसका रुझान पढ़ाई से कम और गली मोहल्ले के दबदबे की तरफ ज्यादा होने लगा। जब ज्यादातर बच्चे स्कूल और पढ़ाई में व्यस्त होते थे, तब आतिक का नाम लोकल झगड़ों और छोटे मोटे आपराधिक गतिविधियों में सुनाई देने लगा था। इलाहाबाद उस दौर में कई लोकल गैंग का केंद्र माना जाता था। यहाँ ताकत का मतलब सिर्फ पैसा नहीं था, बल्कि लोगों में अपने डर और प्रभाव बनाना भी था। आतिक ने बहुत जल्दी समझ लिया था कि अगर किसी एरिया में अपना दबदबा बना लिया जाए तो लोग खुद ही नाम से प्रभावित होने लगते हैं। 1979 के आसपास, जब आतिक अभी किशोर अवस्था में ही था, तब उसके खिलाफ पहला गंभीर क्रिमिनल केस दर्ज हुआ। इसी दौर को उसके क्रिमिनल सफर की शुरुआत माना जाता है। पुलिस रिकॉर्ड्स और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसका नाम धीरे धीरे इलाहाबाद के उभरते हुए बदमाशों में शामिल होने लगा। लेकिन आतिक की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो सिर्फ एक स्ट्रीट क्रिमिनल बनकर नहीं रहना चाहता था, वो पावर चाहता था। और पावर के लिए उसे सिर्फ गैंग नहीं, बल्कि लोगों पर प्रभाव और राजनीतिक पहुंच भी चाहिए थी। 1980 के दशक में अहमदाबाद में जमीन के विवाद, ठेकेदारी और लोकल गैंग वॉर आम बात थी। कई इलाकों में लोकल दबंग ही फैसला करवाते थे। इसी माहौल में आतिक ने अपना क्रिमिनल बनना शुरू किया। धीरे धीरे उसके आसपास ऐसे लोग जुड़ने लगे जो उसके लिए काम करते थे। किसी का काम इंफॉर्मेशन देना था, किसी का लोकल सपोर्ट बनना, और कुछ लोग उसके मसल पावर का हिस्सा बन गए। इसी दौर में आतिक का नाम एक्सटॉर्शन और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से जुड़ी खबरों में आने लगा। लेकिन आतिक अहमद की कहानी को समझने के लिए एक बात समझना बहुत जरूरी है। भारत में कई गैंगस्टर आए और चले गए, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे रहे जो क्राइम से निकलकर सीधे राजनीति में पहुंच गए। आतिक ने बहुत जल्दी समझ लिया था कि अगर सियासी ताकत मिल जाए तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ सकता है। इसीलिए उसने राजनीति की तरफ कदम बढ़ाया। 1989 में उत्तर प्रदेश की सियासत में एक ऐसा मोड़ आया जिसने आतिक अहमद की पूरी जिंदगी बदल दी। उसने इलाहाबाद वेस्ट सीट से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ा। काफी लोगों को लगा कि उसकी जीतने की संभावना कम है, लेकिन जब नतीजे आए तो सब हैरान रह गए। आतिक अहमद चुनाव जीत चुके थे। अब वो सिर्फ एक लोकल स्ट्रॉन्गमैन नहीं था, बल्कि एक विधायक था। यह जीत उसके लिए बहुत मायने रखती थी। राजनीति ने उसे एक नई पहचान दी। अब उसके पास सिर्फ लोकल सपोर्ट नहीं था, बल्कि एक कानूनी और सियासी प्लेटफॉर्म भी था। इसी जीत के बाद उसकी पकड़ और भी मजबूत होने लगी। अगले कई सालों तक उसने इलाहाबाद वेस्ट सीट पर अपना प्रभाव बनाए रखा और कई बार विधायक चुना गया। जब कोई व्यक्ति लगातार चुनाव जीतता है तो उसका पॉलिटिकल नेटवर्क भी बढ़ता है। आतिक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे उसका प्रभाव इलाहाबाद से निकलकर पूरे उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में पहुंचने लगा। रिपोर्टर्स के मुताबिक उसके आसपास सपोर्टर्स, लोकल नेता और सहयोगी लोगों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार हो चुका था। यही नेटवर्क उसकी सबसे बड़ी ताकत माना जाता था।
लेकिन जितनी तेजी से उसकी सियासी ताकत बढ़ रही थी, उतनी ही तेजी से उसके खिलाफ क्रिमिनल केसेस की संख्या भी बढ़ रही थी। मर्डर, किडनैपिंग, क्रिमिनल इंटिमिडेशंस और एक्सटॉर्शन जैसे आरोप उसके नाम के साथ जुड़ते चले गए। हर नए केस के साथ उसका नाम मीडिया में और ज्यादा चर्चे का विषय बनने लगा। आतिक अहमद की एम्पायर की सबसे बड़ी पहचान उसके लोकल इन्फ्लुएंस माना जाता था। प्रयागराज के कई लोग आज भी उस दौर को याद करते हैं जब आतिक का नाम शहर के लगभग हर बड़े विवाद में सुनाई देता था। कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो, कोई लोकल पॉलिटिकल टकराव हो या कोई नया विवाद, लोगों को लगता था कि कहीं ना कहीं उसका नाम जरूर सामने आ सकता है। इसी दौर में उसका भाई खालिद आजिम, जिसे लोग अशरफ के नाम से जानते हैं, वो भी उसके साथ चर्चा में आने लगे। धीरे धीरे अशरफ भी उसके पॉलिटिकल और सोशल सर्कल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। कई रिपोर्ट्स में दोनों भाइयों के प्रभाव का जिक्र किया गया। उत्तर प्रदेश की क्राइम और पॉलिटिक्स की कहानी में ये दोनों काफी चर्चित रहे। 1990 और 2000 के दशक के शुरुआती सालों में आतिक अहमद की सियासी और स्थानीय पकड़ अपनी चरम पर नजर आती थी। इसी दौरान उसने लोकसभा चुनाव भी जीता और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। ये उसके पॉलिटिकल करियर का सबसे बड़ा पद था। एक समय जो लड़का इलाहाबाद की गलियों में पहचान बनाने की कोशिश कर रहा था, वही अब देश के संसद तक पहुंच चुका था। लेकिन इसी दौर में उसके खिलाफ आरोपों का सिलसिला भी रुक नहीं रहा था। इलेक्शन एफिडेविट्स और पुलिस रिकॉर्ड्स में उसके खिलाफ कई क्रिमिनल केसेस दर्ज रहे। यही वजह थी कि उसका नाम हमेशा विवादों में बना रहा। कुछ लोग उसे जनता का नेता मानते थे, जबकि दूसरी तरफ उसके विरोधी उसे माफिया पॉलिटिशियन मॉडल का प्रतिनिधि बताते थे। आतिक अहमद की कहानी में सबसे बड़ा मोड़ 2005 में आया। इलाहाबाद वेस्ट सीट पर एक नया चेहरा उभर कर सामने आया था, राजूपाल ने चुनाव जीतकर एक ऐसे सियासी चुनौती पैदा कर दी थी जिसने पूरे शहर का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन कुछ ही समय बाद राजूपाल की दिन दिहाड़े हत्या कर दी गई। इसी घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। राजूपाल मर्डर केस के बाद आतिक अहमद का नाम देश भर की हेडलाइंस में छा गया। इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान ये मामला सालों तक चर्चा में बना रहा। इस केस का एक महत्वपूर्ण गवाह था उमेश पाल। तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि आने वाले सालों में उमेश पाल का नाम इस कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाएगा। 2005 के बाद आतिक अहमद की जिंदगी में कानूनी मुश्किलें बढ़ने लगी। पुलिस और एजेंसीज उसके खिलाफ दर्ज मामलों पर और ज्यादा सक्रिय नजर आने लगी। कई बार गिरफ्तारियां हुई, कई बार कोर्ट में पेशियां हुई और धीरे धीरे उसकी कहानी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी क्राइम स्टोरीज में शामिल होने लगी। लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि आने वाले सालों में उत्तर प्रदेश की सियासत बदलने वाली थी। माफिया के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान शुरू होने वाला था और आतिक अहमद का एम्पायर अपने सबसे कठिन दौर में प्रवेश करने वाला था। 2005 के बाद आतिक अहमद की जिंदगी एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। राजूपाल मर्डर केस ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश की सियासत को हिला दिया था, बल्कि पहली बार आतिक अहमद का नाम नेशनल लेवल पर भी लगातार चर्चा में आने लगा था। इलाहाबाद वेस्ट की सीट, जो कभी उसकी सबसे मजबूत सियासी गढ़ मानी जाती थी, अब विवादों और कानूनी लड़ाइयों का केंद्र बन चुकी थी। राजूपाल की हत्या के बाद उनकी पत्नी पूजा पाल ने न्याय की लड़ाई जारी रखी और ये मामला सालों तक कोर्ट और मीडिया दोनों में बना रहा। हर बार जब इस केस की सुनवाई होती, आतिक अहमद का नाम फिर से सुर्खियों में आ जाता। इसी दौरान आतिक अहमद की सियासी ताकत धीरे धीरे कम होने लगी थी, लेकिन उसका नाम और प्रभाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। पुलिस रिकॉर्ड्स और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या लगातार बढ़ती रही। मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और लैंड ग्रैबिंग जैसे आरोप उसके साथ जुड़ते रहे। कई रिपोर्ट्स में उसके खिलाफ 100 से अधिक क्रिमिनल केसेस का जिक्र मिलता है। यह संख्या ही बताती थी कि उसका नाम उत्तर प्रदेश के सबसे विवादित और चर्चित व्यक्तियों में क्यों शामिल किया जाता था। समय के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति भी बदलने लगी। नए नेता आए, नए मुद्दे आए और कानून व्यवस्था को लेकर लोगों की उम्मीदें भी बढ़ने लगी। इसी बीच आतिक अहमद के एम्पायर को लेकर एक और बात लगातार सामने आती रही, उसका नेटवर्क। रिपोर्टर्स के मुताबिक उसके आसपास कई ऐसे लोग थे जो अलग अलग स्तर पर उसका साथ देते थे। कुछ पॉलिटिकल सपोर्टर्स थे, कुछ परिवार के सदस्य और कुछ ऐसे लोग जिन पर अलग अलग मामलों में पुलिस की नजर बनी रहती थी। यही वजह थी कि एजेंसीज के लिए आतिक अहमद को टारगेट करना काफी नहीं था।
उसका पूरी नेटवर्क को समझना और उस पर एक्शन लेना भी था। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन एक बड़ा पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंडा के रूप में सामने आया। सरकार ने कई बड़े माफिया ग्रुप्स और उनकी बड़ी संपत्तियों पर कार्रवाई शुरू की। इसी दौरान आतिक अहमद का नाम फिर से केंद्र में आ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके और उसके परिवार से जुड़ी कई प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई किया गया। कुछ जगहों पर डिमोलिशन एक्शन हुए, कुछ एसेट को सीज किया गया और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हुई। बुलडोजर एक्शन और प्रॉपर्टी सीज की तस्वीरें नेशनल मीडिया की हेडलाइन बनने लगी। कई लोगों के लिए ये सिर्फ एक कानूनी कार्यवाही नहीं थी, बल्कि एक सिंबॉलिक मैसेज भी था। ये दिखाया जा रहा था कि जो लोग सालों तक अपने प्रभाव के लिए जाने जाते थे, उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिए जा सकते हैं। आतिक अहमद का एम्पायर, जो कभी प्रयागराज के कई इलाकों में अपनी पकड़ के लिए जाना जाता था, अब धीरे धीरे दबाव में आता नजर आ रहा है। इसी दौरान एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। आतिक अहमद को उत्तर प्रदेश से गुजरात की साबरमती जेल शिफ्ट कर दिया गया। हाई सिक्योरिटी जेल में ट्रांसफर किए जाने का मतलब था कि उसकी गतिविधियों पर और ज्यादा नजर रखी जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी कहा गया कि एजेंसीज को चिंता थी कि कुछ मामलों में जेल के अंदर से भी प्रभाव या संपर्क बनाए जा रहे हैं। साबरमती जेल में ट्रांसफर को उसके एम्पायर के लिए एक बड़ा झटका माना गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। साल 2023 ने आतिक अहमद की जिंदगी और उत्तर प्रदेश की क्राइम हिस्ट्री दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में उमेश पाल और उसके 2 सुरक्षा कर्मियों की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। ये घटना सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुई और कुछ ही घंटों में पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। उमेश पाल वही व्यक्ति थे जो राजू पॉल मर्डर केस में एक महत्वपूर्ण गवाह के रूप में माने जाते थे। जब सीसीटीवी फुटेज सामने आई तो लोग हैरान रह गए। सड़क पर फायरिंग, अफरा तफरी और खुले आम हमला। इस केस ने उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ को तुरंत एक्शन मोड में ला दिया। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और कई लोगों के नाम सामने आए। पुलिस ने इस मामले में आतिक अहमद और उसके परिवार के कई सदस्यों पर साजिश रचने का आरोप लगाया। ये वही पल था जब सालों पुरानी राजू पाल मर्डर स्टोरी और वर्तमान की उमेश पाल मर्डर इन्वेस्टिगेशन एक दूसरे से जुड़ती नजर आई। उमेश पाल मर्डर केस के बाद एजेंसीज ने तेजी से कार्रवाई शुरू की। रेड, गिरफ्तारियां और रिसर्च ऑपरेशन लगातार चलने लगे। इसी दौरान एक नाम सबसे ज्यादा चर्चे में आया, असद अहमद। असद आतिक अहमद का बेटा था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने उसे भी आरोपी बताया। नेशनल मीडिया लगातार इस केस को कवर कर रही थी और हर नई अपडेट्स ब्रेकिंग न्यूज बन रही थी। अप्रैल 2023 में उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने झांसी के पास एक ऑपरेशन में असद अहमद और उसके एक साथी को एनकाउंटर में मार गिराया। इसी खबर ने देश भर में हलचल मचा दी। आतिक अहमद उस समय जेल में था और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब उसे अपने बेटे की मौत की खबर मिली तो उसके चेहरे पर पहली बार वो खामोशी नजर आई जिसके बारे में लोग बाद में भी चर्चा करते रहे। एक ऐसा व्यक्ति जो सालों तक अपनी शक्ति और दबदबे के लिए जाना गया, अब अपने परिवार पर टूट रहे संकट का सामना कर रहा था। लेकिन असद अहमद के एनकाउंटर के बाद इन्वेस्टिगेशन में एक और ऐसा एंगल सामने आया जिसने एजेंसीज के साथ साथ पूरे देश को हैरान कर दिया। ये एंगल था आतिक अहमद के खातिर इंटरनेशनल कनेक्शन का। लेकिन आतिक अहमद की कहानी में एक और एंगल था जिसने उस वक्त पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। अप्रैल 2023 में उमेश पाल मर्डर केस की जांच के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश की गई चार्जशीट में यह दावा किया गया कि आतिक अहमद ने पूछताछ के दौरान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान बेस्ड टेरर आउटफिट लश्कर-ए-तैयबा से संबंधों की बात कही थी। चार्जशीट के मुताबिक आतिक ने यह भी दावा किया था कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब बॉर्डर्स पर हथियार गिराए जाते थे और उन्हें लोकल नेटवर्क के माध्यम से आगे पहुंचाया जाता था। पुलिस ने कोर्ट में कहा था कि आतिक के पास विदेशी हथियारों और ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क तक की पहुंच थी। ये खुलासा सामने आते ही मीडिया और पॉलिटिकल सर्कल में हलचल मच गई। कई टेलीविजन अपडेट्स में ये सवाल उठने लगा कि क्या उत्तर प्रदेश का ये माफिया नेटवर्क सिर्फ एक लोकल क्राइम तक सीमित था या इसके तार देश के बाहर तक भी जाते थे। हालांकि आतिक के वकीलों ने पुलिस के इन दावों पर सवाल उठाए और कहा कि पूछताछ में दिए गए बयानों को सीधा सबूत नहीं माना जा सकता।
इसीलिए इस एंगल को लेकर बहस आज भी जारी है। कुछ रिटायर्ड अधिकारियों ने बाद के वर्षों में इंटरव्यूज में ये दावा भी किया कि आतिक अहमद, मुख्तार अंसारी और कुछ अन्य आपराधिक गिरोहों के बीच संबंधों की जांच के दौरान फेक करेंसी और पाकिस्तान बेस्ड नेटवर्क का एंगल भी एजेंसीज के रडार पर रहे थे। लेकिन इन दावों को भी अलग अलग रिपोर्ट्स और इन्वेस्टिगेशन के संदर्भ में ही देखा जाता है। अगर ये आरोप सच होते तो आतिक अहमद की कहानी सिर्फ प्रयागराज के एक माफिया की कहानी नहीं रहती। ये भारत के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इलीगल आर्म्स नेटवर्क और क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी कंसर्न से जुड़ी एक और भी बड़ी कहानी बन जाती। और शायद इसी वजह से गिरफ्तारी के आखिरी दिनों में एजेंसीज उसे सिर्फ एक गैंगस्टर के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देख रही थी जिसके पास कई राज होने का दावा किया जा रहा था। इसी बीच आतिक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया। रोड जर्नी के दौरान मीडिया का बड़ा हिस्सा उसके कॉन्वे का पीछा कर रहा था। हर न्यूज चैनल उसकी एक एक मूवमेंट कवर कर रहा था। कोर्ट में पेशियों के दौरान उसके बयान भी हेडलाइंस बनने लगे। कई लोगों को लगने लगा कि आतिक अहमद के एम्पायर का अंतिम अध्याय शुरू हो चुका है। मार्च 2023 के अंत में एक कोर्ट ने उमेश पाल किडनैपिंग केस में आतिक अहमद को दोषी ठहराया और सजा सुनाई। ये उसके क्रिमिनल करियर का एक बहुत बड़ा कानूनी झटका था। सालों तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद आया ये फैसला उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट माना गया। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ हफ्तों बाद एक और ऐसी घटना होने वाली है जो पूरे देश को हिला देगी। 15 अप्रैल 2023 की रात, प्रयागराज पुलिस कस्टडी, मीडिया कैमरास, लाइव कवरेज। आतिक अहमद और उसके भाई अशरफ मेडिकल चेकअप के लिए ले जाए जा रहे थे। पुलिस उनके आसपास मौजूद थी। मीडिया के पत्रकार लगातार सवाल पूछ रहे थे, कैमरा रिकॉर्ड कर रहे थे। सब कुछ आम लग रहा था। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने भारत की क्राइम हिस्ट्री में एक नया अध्याय जोड़ दिया। 3 हमलावर मीडिया कर्मियों के रूप में भीड़ के बीच पहुंच गए। जैसे ही आतिक और अशरफ मीडिया से बातचीत कर रहे थे, अचानक फायरिंग शुरू हो गई। कुछ ही सेकंड्स में दोनों जमीन पर गिर चुके थे। ये पूरी घटना कैमरास में रिकॉर्ड हो गई। लोग टीवी स्क्रीन्स पर लाइव देख रहे थे और समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। देश भर में घटना को लेकर सवाल उठने लगे। पुलिस कस्टडी में इतनी बड़ी सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुई? हमलावर कौन थे? उनका मोटिव क्या था? ये सवाल मीडिया डिबेट्स और पब्लिक डिस्कशन का हिस्सा बन गए। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और पूरा देश इस केस की हर अपडेट्स पर नजर रखने लगा। आतिक अहमद की मौत के साथ एक ऐसा चैप्टर समाप्त हो गया जो लगभग 4 दशकों तक उत्तर प्रदेश की क्राइम और पॉलिटिक्स की कहानी का हिस्सा रहा था। लेकिन उसके नाम को लेकर चर्चा खत्म नहीं हुई। कुछ लोग उसे माफिया के रूप में याद करते हैं, कुछ ऐसे जो उसे विवादित नेता के रूप में देखते हैं, और कुछ के लिए वो क्राइम पॉलिटिक्स नेक्सस का एक बड़ा उदाहरण है। जब हम आतिक अहमद की कहानी को पूरे तौर पर देखते हैं तो ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं लगती। ये उस दौर की कहानी है जहां क्राइम और पॉलिटिक्स के बीच की रेखा कई बार धुंधली नजर आती थी। एक तांगा चलाने वाले के बेटे से लेकर 5 बार एमएलए और 1 बार एमपी बनने तक का सफर, कई गिरफ्तारियां, लंबी जेल यात्रा, पॉलिटिकल पावर, गवर्नमेंट एक्शंस, प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर, बेटे की मौत और फिर पुलिस कस्टडी में कैमरास के सामने अपनी जिंदगी का अंत। आतिक अहमद का एम्पायर खत्म हो चुका है, लेकिन उसकी कहानी आज भी भारत के सबसे चर्चित क्रिमिनल स्टोरीज में शामिल है। और शायद इसीलिए हर बार जब क्राइम और पॉलिटिक्स के रिश्तों पर चर्चा होती है, आतिक अहमद का नाम उस डिस्कशन का हिस्सा जरूर बन जाता है। मैं हूं सोने चौहान और आप देख रहे थे बैठक की क्राइम सीरीज। अगर आपको ये क्राइम डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगले एपिसोड किस क्राइम एम्पायर पर होना चाहिए। अगर आपको बैठक न्यूज़ की खबरें पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है।